हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है रवि यादव। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। हम देखेंगे, हम समझेंगे कि क्या क्या कंडीशंस थे, क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारे थिंकर्स, सोशल थिंकर्स जैसे कि ऑगस्ट कॉम्ट मजबूर हुए क्या, या उनके माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम सोसाइटी की स्टडी करें। तो इस समझने के लिए सोसाइटी को, हमें उस टाइम की सोसाइटी का जानना भी जरूरी है। और उसको जानने की हम शुरुआत करते हैं बेसिकली रनाइसा पीरियड से। रेनाइसा पीरियड का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब रीबर्थ। इसका लिटरल मीनिंग है रीबर्थ। अब हम इसको रीबर्थ क्यों कहते हैं? किस बात की रीबर्थ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रीबर्थ ऑफ क्लासिकल नॉलेज, क्लासिकल आर्ट। अभी क्लासिकल आर्ट और नॉलेज क्या है? ये है जब रोमन एम्पायर फ्लरिश कर रहा था, तो बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हुए जिनके आपने भी नाम सुने होंगे, जैसे कि एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स और उनके बाद के कई थिंकर्स। उसके बाद क्या होता है? रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होने लगता है और स्पेशली वेस्टर्न यूरोप में चर्च की अथॉरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब चर्च की अथॉरिटी बढ़ने से वो हर इंसान के हर एस्पेक्ट पे कंट्रोल करने लगते हैं। सोशल सोशल लाइफ पे कंट्रोल हो गया, पर्सनल लाइफ पे, शादी के मैरिज किससे करनी है, कितने बच्चे करने हैं, सब कुछ फरमान आता था एक तरह से। पॉलिटिकल लाइफ पे कौन किंग रहेगा, किसकी बात मानी जाएगी, क्या रूल्स बनेंगे, कैसे सोसाइटी को चलाया जाएगा, है ना। इकोनॉमिक लाइफ पे ट्रेड, क्या किस चीज का ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ कहाँ से आ रहा है? जस्टिस, इनजस्टिस, ये सब सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है चर्च के द्वारा। अब जब चर्च ये डिसाइड करने लगा, तो लोगों के माइंड में ना सुपरस्टिशन बढ़ने लगा। ब्लाइंडली चर्च की बात पे बिलीव कर रहे हैं। दे आर नॉट रीजनिंग। एंड अगर कोई रीजन या साइंस या फिर कोई अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है चर्च के, तो उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, पब्लिकली पनिश किया जाता है, जिससे कि लोग जो बोलना चाहते हैं वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसीलिए इनको डार्क एजेस कहते हैं कि एक तो ब्लाइंड फेथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा ये कि इस टाइम की आप देखेंगे कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी, कोई भी बड़ी रीजनिंग, बड़े फिलोसफर, कोई भी ऐसी आर्ट या लिटरेचर का वर्क आपको मिल देखने को नहीं मिलेगा। और इसी की वजह से इसको हम एक और रीजन देते हैं कि इसको डार्क फेज बोला जाता है, क्योंकि इसके पास, इसका कुछ हमारे पास है ही नहीं। अंधेरा था पूरा, एक्सेप्ट थोड़े थोड़े फैक्ट्स, थोड़ी थोड़ी जानकारी की क्या होता था, कैसे होता था। ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डार्क एजेस कौन से थे, क्या क्या होता था बेसिकली। रफली इसका पीरियड माना जाता है 6th सेंचुरी टू 11th सेंचुरी, डार्क एजेस जिसको हम कहते हैं। हालांकि छोटे छोटे चेंजेस, थोड़े थोड़े डेवलपमेंट्स हर जगह होते रहते हैं। और यही टाइम सोचिए आप, इंडिया में और कहीं एकदम नॉर्मल टाइम है। इट इज नॉट डार्क एज। यहाँ पे पूरा अजंता एलोरा की गुफाएं बन रही हैं, अलग अलग लिटरेचर वर्क्स चल रहे हैं। ठीक है। और सेम टाइम पे वेस्टर्न यूरोप में चल रहा है डार्क एज, क्योंकि ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फ्यूडलिज्म अपने पीक पे हो गया है। फ्यूडलिज्म बहुत हाई है। फ्यूडलिज्म में क्या होता था? तीन क्लासेस डिवाइड होती थी, लॉर्ड्स, वेसल्स और सर्फ्स। अब इस क्लासेस की वजह से कोई भी इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोग जो जो लोअर क्लास में आते हैं वो सफर करने लगते हैं, और उनका उसके पास कोई रीजन या कोई सोल्यूशन भी नहीं होता। स्मॉल स्मॉल किंगडम्स बनने लगे, सेंट्रल अथॉरिटी कोई नहीं है, और जो है वो चर्च की है, और चर्च पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है। ऐसे ही सुपरस्टिशन बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग, जैसे अगर कोई बीमार हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये किसी डीमनिक पावर का इन्फ्लुएंस आ गया है इसके ऊपर, या फिर गॉड इससे गुस्सा हो गया, इसने कोई पाप किया होगा। ही मस्ट हैव कमिटेड अ सिन, दैट इज व्हाई गॉड इज एंग्री विद हिम और हर, इसलिए ये बीमारी हो रही है। प्लेग्स बढ़ गए, फेमाइन्स बढ़ गए। अब लोगों को इश्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन उनको कुछ रीजन ना तो होने का समझ आ रहा है, ना ही उसको सही करने का समझ आ रहा है। अब ये जब दोनों चीजें नहीं होती, लोग धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होते हैं। वो एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, वो थोड़ा दिमाग चलाना शुरू करते हैं कि इसके क्या ऑल्टरनेटिव्स भी हो सकते हैं, कोई और तरीका भी हो सकता है। अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना, बाहर निकलना शुरू करते हैं अपनी उस जो हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना दी गई है चर्च के द्वारा, उसके। अब देखिए, कल्चरल स्टैग्नेशन बहुत ज्यादा हो गया है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, अर्बन लाइफ, प्रोग्रेस के तरीके बंद कर दिए गए हैं। इसका एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे कि चर्च के हिसाब से देखेंगे आपकी साइंस पे भी चर्च का कैसे कंट्रोल था। चर्च के हिसाब से अर्थ सेंटर था, बाकी सब इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, इवन सन। लेकिन फिर कॉपरनिकस आए, उन्होंने अपनी थियरी दी, हेलियोसेंट्रिक थियरी। उन्होंने बताया कि इट इज नॉट द अर्थ जिसके अराउंड सब कुछ घूमता है, इट इज द सन दैट इज एट द सेंटर, एंड ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इस वजह से, ये बताने के लिए, जो कि सच्चाई बाद में प्रूव हुई,
उनको कॉपरनिकस को पब्लिकली जला दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि चर्च की अथॉरिटी कितनी बढ़ गई और फियर कितना क्रिएट हो रहा है लोगों में, जिससे कि वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। अब इस सब के अगेंस्ट ही जो आता है पीरियड, उसको कहते हैं रेनाइंसा पीरियड। लोग जब एक्सप्लोर करते हैं, बाहर जाते हैं, लोग ऑटोमन एम्पायर बेसिकली वेस्ट एशिया में पहुंचते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, अमेरिका की खोज होती है, वेस्ट इंडीज में जाते हैं, इंडिया में आते हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर समझ आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बहुत सारी बीमारियों के यहाँ पे इनके पास इलाज भी हो रखे हैं, इनके पास मेडिसिन है ना। लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि जहाँ पे वो फंसे हुए थे उस टाइम, उससे आगे भी बढ़ के और कुछ है। तो इसी को हम रेनाइंसा पीरियड कहते हैं, जबकि लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगते हैं जो क्लासिकल नॉलेज थी। अब क्लासिकल नॉलेज इसलिए रिक्वायर्ड है कि आप आउट ऑफ नथिंग, आप अचानक से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आपके माइंड में कुछ नहीं आ सकता। तो जो शुरू किया वो किया एक्सप्लोरेशन, उससे हुआ क्या, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण किस बात का, रीबर्थ ऑफ आर्ट, लिटरेचर, क्लासिकल नॉलेज। अब हम बात कर रहे हैं, ये जो एरिस्टोटल थे, सोक्रेट्स थे, इन सब की क्लासिकल नॉलेज की दोबारा से लोग समझने लगे, पढ़ने लगे, इनका स्प्रेड होने लगा। अराउंड सेम टाइम 15th 14th सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बना दी, जिससे कि प्रिंटिंग होने लगी इन वर्क्स की, और जिससे कि वो स्प्रेड बढ़ने लगे, कॉमन जनता में पहुंचने लगे। जो जो बातें थी, जो जो काम थे, जैसे सॉक्रेट्स की क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की थियरी है ना, प्लेटो की है, एरिस्टोटल की है, अलग अलग थिंकर्स थे। और इसी टाइम पे दोबारा से लोग ह्यूमनिज्म का रिवाइवल, ह्यूमनिज्म की थियरी है जो कि कहती है कि ह्यूमंस आर केपेबल बाय देमसेल्व्स। कोई इशू होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए, कोई समाज में कोई ट्रांजिशन आता है तो उसको फेस करने के लिए, और समाज में जो कुछ भी ह्यूमन से, इंडिविजुअल से रिलेटेड कोई कंडीशंस बनती हैं, उसको समझने के लिए खुद ही काफी है। इट इज नॉट दैट कि बाहर की कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कि गॉड की वजह से ये हो गया या फिर डीमन की वजह से ये हो गया। तो ह्यूमनिज्म की तरफ लोग मुड़ने लगे। इसी टाइम पे देखिए आप, एक्सप्लोरेशन बढ़ गया है। 14th to 17th सेंचुरी, लगभग 1498 में हमारे पास इंडिया में जो फर्स्ट पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, वो एंटर करते हैं 1498 में, जिनका नाम था वास्को डिगामा। तो ये सेम टाइम चल रहा है, 15th to 17th सेंचुरी, 1498, राइट। अब इसी टाइम लियोनार्डो दा विंसी की एनाटॉमिकल स्टडीज, इंजीनियरिंग डिजाइन्स, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मोनालिसा की इमेज है, ये उन्होंने इतनी परफेक्ट बनाई थी कि इस आप इसको हर एंगल से, किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये स्माइल जो है वो अलग दिखाई देगी, और जो आईज है वो आपकी तरफ ही होंगी हर टाइम। इसके लिए उन्होंने क्या करा, कैसे उनको समझ आया कि कैसे बारीक से इसको बनाया जाए जिससे कि ये सब हो पाए। उन्होंने एनाटॉमिकल स्टडीज की, फेस की, आईज की, कहाँ पे शेड शेड होना चाहिए, कहाँ पे डार्क होना चाहिए, कहाँ पे लाइट होना चाहिए, ये कैसे आया उनको समझ। उन्होंने प्रॉपर एनाटॉमिकल स्टडीज की, इंजीनियरिंग डिजाइन बनाए। ये तो एक फेमस वर्क है, उसके अलावा भी लियोनार्डो दा विंसी ने बहुत सारे काम किए। ये देखिए, कॉपरनिकस की 1543 में एक हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आती है। तो इस सब से क्या होता है, लोग दोबारा से रिवाइव करते हैं, जो और ऑल्टरनेटिव से समाज को प्रोग्रेस प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए अलग अलग अच्छे रीजंस, क्वेश्चन करने के तरीके सीखने लगे। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे फिर शुरू होता है। इसमें एक और बात है कि रेनाइसा को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो रेवोल्यूशंस बेसिकली कहेंगे हम। एक था कमर्शियल रेवोल्यूशन, जैसे कि मर्चेंट्स, आपने देखा ना, एक्सप्लोरर्स बढ़ गए, कि इंडिया में आने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, बहुत सारी कंपनीज, पोर्चुगीज कंपनी, है ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोलंबस अमेरिका की खोज कर लेते हैं। तो अलग अलग जो कंट्रीज थी, उन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया। कमर्शियल रेवोल्यूशन आया, ट्रेड में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से एक साथ ही साथ इसके क्या हो रहा है कि लोग, साइंटिफिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है, प्रोडक्शन होम बेस की जगह लार्ज स्केल होने लगा है। इतना भी जितना आजकल है कैपिटलिज्म में होता है, उतना लार्ज स्केल नहीं, बट इट वाज सरप्लस, कि लोग पहले सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करते थे, उससे ज्यादा करने लगे। अब उसकी वजह से उनको उसको यूज भी करना है, उसको बेचना भी है। तो इसकी वजह से एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ। तो साथ ही साथ दोनों की दोनों रेवोल्यूशन एक साथ चल रहे हैं रेनेसां पीरियड में। कौन कौन से, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है, वो आता है हमारा एनलाइटनमेंट पीरियड, प्रबोधन काल। इसको बेसिकली रफली टाइम पीरियड माना जाता है 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 17th to 18th सेंचुरी। इस पीरियड को, इसमें कुछ आता है नया, इन एडिशन टू रेनाइसा, एनलाइटनमेंट पीरियड, एज ऑफ रीजन। साइंस और प्रोग्रेस पे लोग भरोसा करने लगे, रीजनिंग करने लगे, रैशनलिज्म आ गया, लॉजिक ओवर ट्रेडिशन।
जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े थिंकर्स जो आपने सुने होंगे, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने अपनी थियरी दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सेपरेशन ऑफ पावर, पॉलिटिक्स के ऊपर थियरी लोगों ने लिखा, लोगों ने थियरीज दी। मोंटेस्क्यू, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, वोल्टायर ने बताया। और सेम टाइम पे देखिए, जब रीजन और साइंस की तरफ बढ़ने लगेंगे तो थियोलॉजी का थोड़ा सा अगेंस्ट जाने लगते हैं लोग, क्योंकि उसमें ब्लाइंड फेथ बढ़ाने की कोशिश की जाती है। लोग आप पे बिलीव करें विदाउट क्वेश्चन। तो इसीलिए इस टाइम पे लोग क्या करने लगे, क्रिटिक ऑफ एब्सोल्यूटिज्म, क्वेश्चन करने लगे मोनार्की को और चर्च को। और एक और फ्रेज इस टाइम पे वाकई काफी फेमस था कि किंग इज लॉ एंड लॉ इज किंग। जो भी किंग डिसाइड करेगा वही लॉ है। और इवन किंग के जो अफेयर्स थे वो चर्च कंट्रोल कर रहा था, कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी टाइम पे एनलाइटनमेंट पीरियड में क्या होता है, लोग रीजन की तरफ जाने लगते हैं, मोनार्की के अगेंस्ट होने लगते हैं, चर्च के अगेंस्ट होने लगते हैं। अगर आप फालतू की बात करोगे आपको लोग क्वेश्चन करेंगे, आप रीजनेबल बात नहीं करोगे आपको लोग क्वेश्चन करेंगे। और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है तो जो नॉलेज का स्प्रेड है ना वो थोड़ा फास्ट हो गया है। ये जो थिंकर्स हैं ये तो बहुत कम है, लेकिन जनरल पब्लिक में इसका स्प्रेड बढ़ गया है। तो और इस टाइम पे सबसे मेन चीज क्या होती है, हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि क्रिटिक ऑफ सुपरस्टिशन एंड चैलेंज टू रिलीजियस अथॉरिटी, एनलाइटनमेंट पीरियड। क्योंकि साइंस की तरफ जा रहे हैं तो थियोलॉजी को अगेंस्ट जा रहे हैं। थियोलॉजी समझ रहे हैं ना आप, बिलीव इन रिलीजन और रिलीजियस फिलोसफी ओनली। अब इस टाइम पे एक और चीज ध्यान रखेंगे, इस टाइम पे बड़े बड़े डेवलपमेंट, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि गैलीलियो का टेलीस्कोप, उन्होंने डिस्कवरी की 1609। केपलर का प्लेनेटरी मोशन। अब टेलीस्कोप की डिस्कवरी हुई तो लोगों को समझ आने लगा कि जैसे पहले माना जाता अर्थ फ्लैट है, अब लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं कि अर्थ राउंड है या दूसरे प्लैनेट्स दिख रहे हैं। उससे केपलर ने प्लेनेटरी मोशन लॉज दिए कि इट इज बहुत सारे और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। आइजैक न्यूटन की एंट्री होती है, जो कि फिजिक्स के एक तरह से बहुत बड़ी हस्ती माने जाते हैं। लॉज ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारी खोजें हुई, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई। और ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, एक इसीलिए मैंने ये स्पेशली लिख रखा है यहाँ पे, फिजिक्स। फिजिक्स का थोड़ा सा पीक पे चल रहा है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना, एआई, कुछ भी हो रहा है, फैन एआई का फैन, कंप्यूटर एआई कंप्यूटर, फोन एआई फोन, जो कुछ भी हो रहा है मेडिसिन एआई के थ्रू बनाई जा रही है। तो हर चीज में एआई जैसे डाला है, उस टाइम पे चल रहा है फिजिक्स ट्रेंड पे। फिजिक्स अपने पीक पे और ट्रेंड पे। मोस्टली जो फिलोसफीज हैं वो लोग दे रहे हैं पॉलिटिक्स के बारे में। और जो साइंटिफिक थियरीज हैं या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा हो रहे हैं फिजिक्स में। फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और उसमें भी हो रहे हैं, बट ये ट्रेंड पे है, समझ रहे हैं ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, फिर मैं कनेक्ट करूंगा कि सोशियोलॉजी का जन्म कैसे हुआ इससे। और एनलाइटनमेंट पीरियड चलते ही चलते साथ में होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 टू 1799। अब फ्रांस में क्या चल रहा है, सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनक्वालिटी बढ़ गई है। आपने सुना होगा कि थ्री एस्टेट्स में डिवाइड था फ्रांस। एक क्लर्जी थी, एक नोबिलिटी थी, एक कॉमनर्स था। कॉमनर्स थे 98% और टैक्स पे करते थे। और उस सारे टैक्स का और जो भी बेनिफिट्स होते थे वो कौन लेता था, वो लेती थी क्लर्जी और नोबिलिटी। टैक्सेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, इनजस्टिस बढ़ गया था, इनइक्वालिटी बढ़ गई थी, और करप्ट थे नोबिलिटी के और क्लर्जी के लोग। इससे क्या होता है, समाज में फ्रस्ट्रेशन आता है। जो कॉमन पीपल है, जो कि 98% है, दे आर मोर इन नंबर, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। धीरे धीरे वो रिवोल्ट की फॉर्म ले लेता है, रिवॉल्यूशन की फॉर्म ले लेता है। और साथ ही साथ एक तो फोर्स है लोगों के पास, एक कहते हैं ना जिसको कि पुश फैक्टर है, वो क्या है, करप्शन, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस। टैक्सेस बढ़ गए हैं, खाने को नहीं है, बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जो कि है पुश फैक्टर। और पुल पुल फैक्टर क्या है, एनलाइटनमेंट के आइडियाज, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम चाहिए, बेसिक राइट्स हैं। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, फ्रांस में लोग थोड़ा रिवोल्ट करते हैं। उससे आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन होता है। एबोलिशन ऑफ मोनार्की है, ये देखिए 1792 में मोनार्की को एबोलिश कर दिया जाता है। अब मोनार्की के एबोलिश होने से क्या होता है, एक जो ऑर्डर था, जो कि इनजस्ट ऑर्डर था, अनजस्ट ऑर्डर था, उसको तो हटा दिया जाता है, लेकिन लोगों के पास कोई नया ऑर्डर नहीं है। है ना, ऑर्डरलीनेस हो गई, केओस हो गया है कि कैसे समाज आगे बढ़ेगा। अब सब एनार्की बढ़ने लगी है ना, लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी किसी को मार दे रहा है। इसी के थोड़े से जो, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसके थोड़े से एक दो साल के लिए एक आता है रीन ऑफ टेरर, जिसमें कि कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उस रिवॉल्यूशन के थ्रू उभरे थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप में कंट्रोल लेने के कोशिश करने के उसमें
उन्होंने लोगों को पब्लिक हैंगिंग, फियर बनाने की कोशिश करी, जिसको हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं, क्योंकि 1793 से 1794 के अराउंड चलता है। लेकिन इसी टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का समाज पे क्या असर हो रहा है? डिमांड फॉर इक्वालिटी बढ़ गई है, सेक्युलरिज्म बढ़ गया है, कि एकदम स्ट्रिक्टली रिलीजियस लोग नहीं बचे, नए सोशल ऑर्डर की डिमांड बढ़ गई है ना? लोगों को चाहिए कि थोड़ा उनकी जो बेसिक राइट्स हैं, खाना-पीना, रहना, घर, वो उनको मिले, किसी न किसी तरीके से। तो एक ब्रॉडली फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि उस टाइम पे क्या कंडीशंस बनी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, हम देख रहे हैं कि चैलेंज टू पॉलिटिकल अथॉरिटी, कि मोनार्की से दोबारा से लोग थोड़ा-सा डेमोक्रेसी की तरफ आने लगे। आइडिया आया, इस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं आई, है ना? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो आज हम बात करते हैं, फ्री स्पीच, है ना? इस सब की बात करते हैं। ये बाद में आया है, इस टाइम पे आइडिया स्टार्ट हो गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, पॉलिटिकल अथॉरिटी को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। लोगों में हिम्मत आ गई इतनी, रीज़निंग की पावर आ गई, क्वेश्चन करने लगे, सॉल्यूशन ढूँढने लगे, ठीक है? उसके बाद इसके साथ ब्रिटेन में क्या हो रहा है? ब्रिटेन में अराउंड द सेम टाइम 18-19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन बढ़ रहा है, लोग जो विलेजेस में थे, आउटर पेरीफेरी पे रहते थे, वो इंटरनल सिटीज में आने लगे, क्योंकि उनको जॉब चाहिए थी, उनका जो प्रोडक्शन का कंडीशंस थे, वो वेरियस रीजंस, नेचुरल, सोशल, पॉलिटिकल रीजंस, वो कंट्रोल में हो गए, और उनको एक नया वे चाहिए था, नए तरीके चाहिए थे, नए संसाधन चाहिए थे, जिससे कि वो चीजें बना सकें, चीजें कंज्यूम कर सकें, और अपनी लाइफ इजीली चला सकें। और इस टाइम पे फिर से देखिए आप, फिजिक्स का थोड़ा सा बोलबाला चल रहा है ना, जैसे मैंने कहा। तो फिजिक्स में अभी क्या होता है, स्टीम इंजन बन जाता है, जेम्स वॉट स्टीम इंजन बना देते हैं। लोकोमोटिव्स, रेलवे की डिस्कवरी हो गई है, इन्वेंशन हो गई है, स्पिनिंग जेनी की इन्वेंशन हो गई है, माइनिंग करना शुरू कर दिया लोगों ने। इससे होता है कि फैक्ट्री बढ़ती है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो जो हिंटरलैंड्स पे आउट, मतलब जो पेरी फेरी पे लोग रह रहे थे, गांव में जो लोग रह रहे थे, जो रूरल समाज था, वो अर्बन की तरफ माइग्रेट करने लगता है, क्योंकि उनके जो सब्सिस्टेंस के तरीके थे, वो आउटडेटेड हो गए थे, वो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से लोग अर्बन सेंटर्स पे आते हैं, नए वेज, कि उनको नए तरीके मिले हैं अर्न करने के, नए ऑक्यूपेशंस मिले हैं, जिससे कि समझ आए। दो चीजें हो रही हैं, एक तो लोग जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, जिससे कि अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, और साथ ही साथ नए सोशल चैलेंजेस, वो अपनी जो फैमिली लाइफ, जो सोशल लाइफ जीते थे, उसके अलावा यहाँ पे शुरू हो गई है अर्बन सेंटर्स। तो नए सोशल चैलेंजेस भी लोगों के सामने आने लगे। और ये ध्यान रखेंगे फिजिक्स, ठीक? अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, ये क्या क्या कंडीशंस हो गए, रेनाइसा, एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एक चीज से पूरा माहौल बन गया है समाज का, कि जो ओल्ड वेज थे, उनको चैलेंज करना लोग सीख दिए, क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, और साथ ही साथ लोगों को एक वे भी दिख रहा है, रे ऑफ होप भी दिख रही है, कि लोगों को समझ आने लगा है कि इससे निकलने का, ये जो इश्यूज चल रहे हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं। एक्सप्लोरेशन बढ़ गया है, इधर इंडिया में लोग आने लगे हैं, एशिया में लोग जाने लगे हैं, है ना? इससे क्या होता है फिर, कॉम्ट के माइंड में एक आइडिया आता है। उस टाइम सडल चेंजेस हो रहे हैं, केओस, इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है, नीड फॉर ऑर्डर है, साइंस है, प्रोग्रेस है, सर्च फॉर प्रोग्रेस, लोग कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, फॉर फॉर द बेटर बीइंग ऑफ देयर फैमिलीज, देयर सोसाइटी। इस सब ने क्या किया, कॉम्ट को इंट्रीग किया टू स्टडी सोसाइटी। अब कॉम्ट भाई कहते हैं, क्यों ना कुछ हम भी नया करके देखते हैं, नेचुरल फिनोमेना की लोग स्टडी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सोशल फिनोमेना की स्टडी करते हैं, कुछ तो अलग होगा। अब उस टाइम पे क्योंकि फिजिक्स बड़ा ट्रेंड में था, तो उन्होंने पहले क्या किया, इस जो स्टडी ऑफ सोसाइटी, उन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टडी सोसाइटी की स्टडी की जाए, उसको उन्होंने नाम दिया सोशल फिजिक्स। अर्लियर कॉम्ट had called the new science of studying society social physics, but since the term was already in use by others and can have context and meanings other than only study of society, कि आपने क्या किया, कुछ नया नहीं किया, आपने जो फिजिक्स चल रहा था उसी में एक समाज की स्टडी कर दी, तो सोशल फिजिक्स कहने लगे उसको। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से उसको सोशल फिजिक्स नहीं कहा जा सकता था। कुछ एक यूनिकनेस नहीं थी उसमें, कुछ एक एक होता ना कि एक अपनापन, एक अलग से कुछ नया। तो अलग से नया, जब स्टडी ऑफ सोसाइटी आपको एकदम अच्छे वे में करनी है, प्रॉपर वे में करनी है, तो उस सब्जेक्ट का नाम भी वैसे ही होना चाहिए। तो ऐसे ही फिर 1838 में कॉम्ट अपनी बुक कोर्स दे फिलोसफी पॉजिटिव,
द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में एक टर्म कॉइन करते हैं, जिसको कि वो नाम देते हैं सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। अब आप याद रखेंगे ये 3-4 चीजें जो उसके बैकग्राउंड थे, मैंने आपको बता दिए हैं। शब्द कब आया? 1838 में आया। शब्द क्या था? सोशियोलॉजी, बेसिकली स्टडी ऑफ सोसाइटी। और कॉम्ट के हिसाब से पॉजिटिविज्म के हिसाब से साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। कौन सी बुक में उन्होंने पब्लिश किया था ये नाम पहली बार? द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। तो इस प्रकार होता है ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा, जिनको हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहते हैं, समाज शास्त्र का जन्म, सोशियोलॉजी की इमरजेंस, जिससे कि फिर आगे डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हम देखेंगे। हर हर एस्पेक्ट जो समाज का होता है वो पढ़ने की कोशिश की जाती है इस सब्जेक्ट के थ्रू। अभी ये नया ही सब्जेक्ट है, नया इन द सेंस कि बाकी से कंपेयर करोगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 300-400 ईयर्स होंगी, है ना? तो आप इसको, अब इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे अलग अलग थिंकर्स जिन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान, दे हैव कंट्रीब्यूटेड immensely to sociology, and sociology later on has contributed immensely to society. अभी हम नेक्स्ट क्लास में कॉम्टे के बारे में बात करेंगे, उनके लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, है ना, उनका आइडिया ऑफ पॉजिटिविज्म, इसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। प्लीज ज्वाइन कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है तो, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।